गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आज है मंडे 3 जून। आज के सेशन में हम 3 जून के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहिएगा। क्या करना है आपको, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी का ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रोज पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। शुरू करते हैं 3 जून के करंट अफेयर को, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत की कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? सेकेंड क्वेश्चन, कौन सी बुक पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? कैलिस्टो किस ग्रह का उपग्रह है? तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट करिएगा। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर 3 जून के। ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, पहला फैक्ट तो आपको यह नोट करना चाहिए कि नेल्सन मंडेला अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो यह दिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2024 में यह अवार्ड दिया गया है, भारत का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। शॉर्ट में इसे निम्हांस के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु बेस्ड एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इसे दिया गया 2024 में नेल्सन मंडेला अवार्ड। आंसर हो जाएगा आंसर टी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये अवार्ड किसे दिया जाता है? तो ऐसी कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति जिसने हेल्थ सर्विस के प्रोत्साहन के लिए काम किया हो, तो उसे यह अवार्ड दिया जा सकता है। 2024 में यह निम्हांस को दिया गया। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। ओके, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, इंग्लिश में देखें तो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, शॉर्ट में कहा जाता है निम्हांस। ओके, स्वास्थ्य सेवाओं या फिर मेडिकल सर्विसेज के प्रोत्साहन के लिए इसे यह अवार्ड हाल ही में दिया गया। अब इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो देखिए, यह भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करने वाला एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। अब बात करते हैं नेल्सन मंडेला अवार्ड की। तो देखिए, 2019 में WHO ने इस अवार्ड की शुरुआत की थी, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, किसी भी व्यक्ति, संस्थान, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे जिसने भी हेल्थ सर्विसेज के लिए प्रोत्साहन के लिए काम किया है, तो उसे नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया जा सकता है। 2024 में बेंगलुरु के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट निम्हांस को यह अवार्ड दिया गया। डन। आगे बढ़ने से पहले आज के लिए आप सभी के लिए कोर्स ऑफ द डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 2024 का देखिए ईयरली पैकेज आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आज के लिए अवेलेबल है, जिसमें देखिए 2024 अभी चल रहा है, तो दिसंबर 2024 तक हर मंथ की आपको ई बुक मिलती रहेगी इसमें। इसके अलावा हर मंथ की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और हर मंथ आपको मंथली क्विज भी इस सिंगल कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो 2024 में जैसे जैसे मंथ निकलेंगे वैसे वैसे ये अपडेट होता जाएगा हर मंथ के अकॉर्डिंग। ईयरली पैकेज है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। क्लियर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो देखिए, मगुनी चरण कुंवर, इनका हाल ही में देखिए 88 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। पद्मश्री दिया जा चुका है 2023 में इन्हें। किस कला से संबंधित है? तो ये कठपुतली कला से संबंधित है। कठपुतली कला जो कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काफी चलती थी, अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो इस कला को संरक्षित करने के लिए इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं मगुनी चरण कुंवर की। ओके, तो इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 2023 में। कठपुतली कला के लिए जाना जाता था। ओडिशा राज्य से ये भारत में बिलोंग करते थे। 1 जून को हाल ही में 88 वर्ष की आयु में पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया। कला पूछी गई है कठपुतली कला, और पद्मश्री कब दिया गया? तो यह दिया गया 2023 में। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है?
2 जून को हर साल तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी 2014 में। 2014 में स्थापना की गई थी 2 जून को, इसलिए 2 जून को तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, इतिहास देखेंगे तेलंगाना का। तो देखिए, सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर, और आपको पता है इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसी में हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे उनको आंध्र प्रदेश के साथ मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था 1956 में। वैसे आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम में फिर से इसमें कुछ क्षेत्रों को इंक्लूड किया गया और मान्यता दी गई आंध्र प्रदेश के रूप में 1956 में। ओके, आगे चलकर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 2014 में, और इसके आधार पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, डिवाइड किया गया, और तेलंगाना भारत का उस वक्त 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था इसको डिवाइड करके 2 यूटी बना दी गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। डन। तो अब स्टेट हो गए हैं भारत में 28। 29वां राज्य बना था कौन 2014 में, तेलंगाना, इसलिए 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओके, तेलंगाना के बारे में थोड़ी सी कैजुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल कौन, हैदराबाद। विधानसभा की 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 7, लोकसभा की 17 सीटें हैं। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, और लास्ट ईयर दिसंबर में इसके सीएम बने हैं कौन, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के। ठीक है, मैप पर थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, अगर नेबर स्टेट की बात करें तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है भारत का तेलंगाना। इसकी सीमाएं देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और इधर से टच होती है कर्नाटका। तो 4 स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। कुछ नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जैसे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, कहां पर है, तेलंगाना में। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवनी नेशनल पार्क, ये सब हमको देखने को मिल जाएंगे भारत के तेलंगाना राज्य में। ओके, आगे आइए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है। तो देखिए, 2023-24 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर की बात करें, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो कि संशोधित है वो 8.2% इसने घोषित की है। ठीक है, पहले इसने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कम लगाया था, पर अब इसने बढ़ाकर इसे 8.2% कर दिया है। पहले कितनी लगाई थी, तो पहले यह अनुमान 7.6% का था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का, जो कि बढ़ाकर किया गया है 8.2%। अब भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2023-24 के लिए बढ़ाए जाने का कारण क्या है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबली जो कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसके आधार पर इस मिनिस्ट्री ने अपनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 8.2% किया है भारत के लिए 2023-24 के लिए। कुछ चीजें यहां पर इंडिकेट भी की गई है, जैसे रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भारत में, विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें 9.9% की वृद्धि हुई है। यह कहा गया है मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट में। हमसे जीडीपी का अनुमान पूछा जाएगा तो ये कितना घोषित किया गया, 8.2%। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी की सदस्यता ली है। वर्ल्ड बॉक्सिंग या विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय कहां स्थित है। तो देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता ली है, सदस्यता ली है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर स्थित है स्विट्जरलैंड में, और इस संस्था की स्थापना की गई है हाल ही में 2023 में। कब की गई है, 2023 में। सर इसके पहले कुछ नहीं था क्या? इसके पहले एक संस्था थी
जिसे कहा जाता था इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। पहले इसकी मान्यता चाहिए होती थी, लेकिन 2019 में क्या हुआ कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इनके बीच हो गए मतभेद, जिसके कारण आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी। ठीक है, अब 2019 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। इंडिया ने इसके बाद अब 2023 में एक नई संस्था बनाई गई इनके द्वारा, वर्ल्ड बॉक्सिंग। अब क्योंकि जितने भी देश थे पहले से ही इसके सदस्य हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी पहले से ही सदस्य हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है अभी तक। लेकिन अब आईओसी ने इंडिया को चेताया कि भैया इसकी मान्यता तो हमने रद्द कर दी है, आप मान्यता लो किसकी, वर्ल्ड बॉक्सिंग की, जो कि 2023 में बना है। अगर आप उसकी मान्यता लोगे तभी आप बॉक्सिंग मतलब ओलंपिक में आ पाओगे बॉक्सिंग के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इंडिया या अदर कंट्री वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता नहीं लेती है, तो भाई हमने तो वर्ल्ड बॉक्सिंग को ही मान्यता दी है। अगर आप नहीं लेते हो तो हम क्या करेंगे, 2028 में बॉक्सिंग को ओलंपिक से ही हटवा देंगे। लॉस एंजलिस में होना है ओलंपिक 2028 में, तो उसमें हम बॉक्सिंग को हटा देंगे, ये बोला है आईओसी ने। तो अब इंडिया ने आनन फानन में वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता ली है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को आईओसी मान्यता अब नहीं दे रहा। ओके, समझ में आ गया। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग अब ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग खेल के लिए एक ऑथराइज्ड संस्था है, जिसकी स्थापना लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में की गई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में बॉक्सिंग को गवर्न करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में अजय सिंह है। ओके, किस संस्था द्वारा हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर यंग कस्टमर रिपोर्ट जारी की गई? तो देखिए, ऐसी रिपोर्ट नॉर्मली आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही जारी करता है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। नाम क्या है रिपोर्ट का? हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर यंग कस्टमर। यह रिपोर्ट जारी की है हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संस्था की मदद के द्वारा ही इस रिपोर्ट को संयुक्त रूप से जारी किया है। यह संस्था कौन है? यह संस्था है स्टॉपिंग टोबैको ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ये तो आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है। स्टॉप की बात करें, इस संस्था की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में तंबाकू कंपनियों पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर हाल ही में हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर यंग कस्टमर रिपोर्ट को जारी किया। कुछ चीजों के बारे में बात की है, कुछ चीजों को हाईलाइट किया है WHO ने अपनी इस रिपोर्ट में। जैसे कि WHO ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 13 से लेकर 15 वर्ष की आयु के ऑलमोस्ट 37 मिलियन बच्चे तंबाकू का सेवन करते। पूरे वर्ल्ड में 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हर साल फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का विकार, हृदय रोग, हार्ट अटैक इनसे हो जाती है, और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो तंबाकू का सेवन है। यह बताया है WHO ने अपनी इस रिपोर्ट में। इसके अलावा धूम्रपान से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो हेल्थ सर्विसेज के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, सिगरेट या टोबैको लेने से जो लोगों की उत्पादकता में कमी आती है, उसके कारण हर साल 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होता है पूरे वर्ल्ड में। यह बताया है WHO ने अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम क्या है? तो हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर यंग कस्टमर, इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। तो इसको जारी किया है WHO ने। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ है संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, यह नवा संस्करण है ICC T20 वर्ल्ड कप का। ठीक है ना? तो 1 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप के नवे संस्करण की शुरुआत की गई, और इस साल ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाने वाला है।
1 जून को यह शुरू हुआ और 29 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर सबसे पहली बार कहां आयोजित किया गया, लास्ट ईयर कब खेला गया था, लास्ट बार कब खेला गया था? तो देखिए पहले 2024 का जो इवेंट है इसकी एक कैजुअल चीज ये भी याद रखिएगा कि अब तक T20 वर्ल्ड कप में इस बार सबसे ज्यादा 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, सबसे ज्यादा 20 टीमें इस बार ही पार्टिसिपेट कर रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। कहां हो रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से। सबसे पहली बार T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था 2007 में आईसीसी के द्वारा और यह जीता था इंडिया ने। सर लास्ट बार कब आयोजित किया गया? तो लास्ट बार 2022 में आयोजित किया गया था। आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यहां देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड ने फाइनल में इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ये T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो 2022 में विनर इंग्लैंड रही, हुआ कहां? ऑस्ट्रेलिया में, और रनर अप कौन रहा? पाकिस्तान। ठीक है, ये रनर अप मिल गया पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज है सैम करन। कमेंट में बता देना कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, बता दोगे? तब तक हम चलते हैं आगे। डीआरडीओ और किस संस्था द्वारा मिलकर डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की गई है? तो डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना डीआरडीओ ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर की है। उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना, डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, इस सेक्टर में रिसर्च करने के लिए डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डीआरडीओ ने स्थापित किया है आईआईटी कानपुर के सहयोग से। आंसर हो जाएगा आंसर सी। उद्देश्य भी पता चल गया आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। चर्चा में रहा दार एस सलाम पोर्ट किस अफ्रीकी देश में स्थित है? सही है, दार एस सलाम पोर्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। पोर्ट का नाम क्या है पहले ये देखिए, दार एस सलाम पोर्ट अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। अभी सुर्खियों में क्यों है? वैसे एक मैंने आपको इजराइल का भी पोर्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो, है ना? कौन सा था? कमेंट में बताना है कि इजराइल का पोर्ट मैंने आपको पढ़ाया है जो कि गाजा की सहायता के लिए इजराइल ने खोला था, हाल ही में वापस शुरू किया था अक्टूबर 2023 में। जब हमास का हमला हुआ था इजराइल पर, तब इजराइल ने उस बंदरगाह को बंद किया था टेम्पररी। गाजा की सहायता के लिए उसने कुछ दिन पहले ही वापस अपने उस बंदरगाह को ओपन किया है। कमेंट में बताना कि वो बंदरगाह कौन सा है। ओके, हम क्वेश्चन पर आते हैं। दार एस सलाम पोर्ट किस अफ्रीकी देश में? तो ये तंजानिया में। सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अडानी पोर्ट्स ने तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल के लिए समझौता किया है। अब 30 साल के लिए सहभागीदारी रहेगी अडानी पोर्ट की इस बंदरगाह में तंजानिया के साथ, ठीक है ना? तो तंजानिया में स्थित है, एक ऐसा बंदरगाह है तंजानिया में जो कि रेलवे और सड़क से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी। हिंद महासागर के किनारे स्थित है, तटों पर स्थित है तंजानिया में। अभी मैं आपको मैप बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तंजानिया का एक प्रमुख बंदरगाह है दार एस सलाम बंदरगाह। इसके अलावा डरबन, मोम्बासा और मापुटो ये अफ्रीका महाद्वीप के हिंद महासागर के तट पर स्थित बंदरगाह है, सारे की सारे अफ्रीका। इसी कड़ी में ये चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि हिंद महासागर के तट पर अफ्रीकी देशों में कहीं ना कहीं स्थित है। तो अफ्रीका का चौथा बड़ा बंदरगाह कौन? दार एस सलाम बंदरगाह, ठीक है? तंजानिया की बात करें, अफ्रीकी देश है और इसकी कैपिटल है डोडोमा। मैप पर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए ये है अफ्रीका, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये तंजानिया, और अगर आप इसके पूर्वी कोस्टल एरिया को देखोगे तो ये पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है ना? तो ये जो पोर्ट है दार एस सलाम पोर्ट, ये भी हमको कहां देखने को मिलेगा? तो ये कोस्टल एरिया में, मतलब इस तरफ देखने को मिलेगा हिंद महासागर में, तंजानिया में। तंजानिया की नेबर कंट्री की बात करना चाहिए तो देखिए अब आपको और क्लियर होगा। ये इंडियन ओशियन है, ये तंजानिया अफ्रीका के पूर्व में। नेबर कंट्री की बात करें तो देखिए उत्तर में केनिया, इधर से टच हो रहा है युगांडा, इधर आते हैं तो रवांडा, और ये है बुरुंडी, ठीक है? ये जो एरिया है आपको ये जो देखने को मिलेगा ये कॉन्गो डीआरसी
मतलब डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एरिया है। हालांकि ये डायरेक्ट सीमा साझा नहीं कर पा रहा है, पर एक लेक बीच में है कॉन्गो और तंजानिया के, इसे कहा जाता है तंजानिका लेक, ठीक है ना। दक्षिण में आते तंजानिया के तो यहां देखने को मिलेगा जाम्बिया, और दक्षिण में आते तो इधर से टच होगा मलावी से, और दक्षिण में आते तो ये है मोजाम्बिक। तो ये सब पड़ोसी देश है, पड़ोसी एरियाज है तंजानिया के। 3 लेक टच हो रही है यहाँ पर। एक है विक्टोरिया झील, नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील से देखने को मिलता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। तंजानिका लेक, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। और एक है न्यासा लेक जो कि तंजानिया के दक्षिण में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है कौन? तंजानिया। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाए। भारत की कौन सी कंपनीज को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 में शामिल किया गया? तो टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी 2024 में शामिल किया गया है टाइम की सूची में सभी कंपनियों को, मतलब रिलायंस, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट, ये तीनों कंपनी भारत की है जिसे टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी 2024 में हाल ही में जगह दी गई। देखिए टाइम की ये जो सूची है उसमें भारत की 3 कंपनियां शामिल हुई है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब आपको समझना चाहिए कि टाइम जो है, ये जो पत्रिका है, ये 5 अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी की सूची को जारी करती है। कितनी? 5। एक है लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और प्योनियर। इन 5 श्रेणियों में अपनी सूची को ये जारी करती है। हर श्रेणी में 20-20 कंपनियां होती। अब आप सोचेंगे सर भारत की ये जो 3 कंपनियां वो किस किस कैटेगरी में? तो देखिए रिलायंस और टाटा ग्रुप टाइटन्स कैटेगरी में शामिल की गई, और भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसे पायनियर्स कैटेगरी में जगह दी गई है। टाइम्स की अलग अलग कंपनियों की यह सूची है जिसे ऑल ओवर मिलाकर कहा जाता है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी। हर साल आती है, 100 कंपनी की लिस्ट है, 5 कैटेगरी में 20-20 कंपनियां होती है। भारत की 3 कंपनियां कौन कौन? तो भारत की 3 कंपनियां कौन कौन हो जाती है? ये हो जाती है रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डन हो जाता है। तो यहां पर 3 जून के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए। अब आते हैं हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें सबसे पहला क्वेश्चन, हर साल वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 1 जून को। सेकंड क्वेश्चन, चर्चित विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो ये देखने को मिलेगा तमिलनाडु। भारत के सर्दर्न पॉइंट पर तमिलनाडु राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पर रहा? कौन थे ये? अनिश कपूर। हाल ही में अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया। यह मिशन किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो यह संयुक्त मिशन है ESA और JAXA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है अर्थ केयर मिशन। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टिवल 2024 का इनॉग्रेशन किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ओके। फिक्की द्वारा किस स्थान पर कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक समिट का आयोजन किया गया? तो कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक समिट जिसका आयोजन किया है फिक्की ने, यह आयोजित की गई है नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। आगे आए, हाल ही में चर्चा में रहा K9 वज्र क्या है? तो K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है, ठीक है, स्वचालित तोपखाना प्रणाली। वित्तीय सेवा समूह मुथूट ब्लू का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फिल्म अभिनेता शाहरुख खान। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह है इमैनुअल सोबेरेन, जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की नई महानिदेशक नियुक्त की गई। लास्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसेट किस देश ने निर्मित की है? इजी, यह निर्मित की है जापान ने। ये सभी क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए कल वाले।
थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो यह है चाइना। किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया है यूएई ने। और WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड TAK-003 किस बीमारी की वैक्सीन है? तो यह डेंगू की वैक्सीन है। यहां पर बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा पारुल जोशी का। सारे स्टूडेंट के वैसे सही रहते हैं आंसर। हाँ, जितने भी मैं देखता हूं कमेंट, सबके बिल्कुल सही आंसर होते हैं। सारे कमेंट ले नहीं सकता, तो मैं एक कमेंट को यहां पर कलेक्ट करता हूं। यहां पर मिड वीडियो में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोलंबो प्रोसेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। ओके, तो आज के इस सेशन में 3 जून के सभी करंट अफेयर आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे सारे की सारे। नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कोर्स ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। ओके, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।